ये आज तक रेडियो है। ओवर थिंकर्स अपनी ही लाइफ में रहना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट होते रहते हैं। एक लेडी आई मेरे पास जो ये बोल रही थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, पर मुझे उनको बुरा भी नहीं दिखाना है। सोशल एंजाइटी, उसमें भी ओवर थिंकिंग चलती है। हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मेरा नाम है चेतना काला। हेलो डॉक्टर। आज के एपिसोड में हम मेंटल हेल्थ से जुड़े एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है ओवर थिंकिंग। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरती आनंद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर आरती, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर आरती, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। ओवर थिंकिंग शब्द अगर मैं हमारी आम लाइफस्टाइल में देखूं तो लोग जहां तहां जैसे भी फिट होता है बोलते हुए चलते हैं कि अच्छा तुम तो बहुत सोच रहे हो, तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। एक तरह से इस शब्द का भी ओवर यूज होने लग गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम मेडिकल टर्म्स में इसे किस तरह परिभाषित करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम अति चिंतन क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल व्यू हमारा ब्रेन की टेंडेंसी है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसके बारे में विचार करें, सोचें और सोल्यूशन ढूंढें। कई बार हम उस सोल्यूशन को ढूंढते ढूंढते अति चिंतन में फंस जाते हैं या ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, जिससे कि हम निकल नहीं पाते। उस चीज़ को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, जहाँ भी हम अपनी थिंकिंग से बाहर नहीं निकल सकते। कई बार होता है कि हम जैसे कोई सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो हम सोचेंगे सोल्यूशन मिल गया, बट कई बार हमारा मन या हमारा दिमाग उसी चीज़ पे बार बार सोचता रहता है। और उसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। यानी कि जब हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उस थिंकिंग, उस प्रॉब्लम को छोड़ नहीं पा रहे। उसकी बारीकियों के बारे में, प्रॉब्लम की बारीकियों के बारे में सोचते रहते हैं और उससे निकल नहीं पाते, तब हम उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। पर अगर हम थिंक करके सोल्यूशन मिल जाता है और फिनिश कर देते हैं, उस पर भूल जाते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग घंटों चलता है, बहुत दिनों तक भी चलती है। राइट। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे आपने तो बताया कि हम लोग जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं तो प्रॉब्लम सल्यूशन के लिए हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कई बार परफेक्शनिज्म के कारण कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी ही होनी चाहिए और वो वैसी नहीं है, तो उनका बार बार दिमाग में वही थॉट चलता जा रहा है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण ओवर थिंकिंग होती है? ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण फियर एंड एंजाइटी है। अगर हम किसी चीज़ को फियर करते हैं, अगर हम फियर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू फेल इन द एग्ज़ाम, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उसके बारे में चिंता ही करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, फेल नहीं हुआ तो मतलब और या मैं अपने आप को फेल होने से कैसे बताऊं। सो एक ये फियर है और एक चिंता, आप चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ की कि ये ना हो, या फ्यूचर में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस सिचुएशन को बचाने के लिए आप चिंता करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फियर एंड एंजाइटी सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है ओवर थिंकिंग का। दूसरा, आपने ये जो बोला परफेक्शनिस्ट इज़ अ ट्रेट। ठीक है, एक व्यक्ति का ट्रेट है परफेक्शनिस्ट, मतलब कि उसको हर काम बिल्कुल ठीक तरीके से करनी है, मतलब कहीं पे भी उससे चूक नहीं हो सकती। अगर उसने लिखना भी है कोई शब्द तो वो बहुत अच्छी तरह से लिखेगा। ठीक है, सोच के लिखेगा या सोच के बोलेगा। उसको अगर बोलना भी है या अपनी रिलेशनशिप्स में अगर हम जाए तो वो अपनी रिलेशनशिप्स को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा और इससे उसकी ओवर थिंकिंग होगी कि मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था या मुझे
इस तरह से बात करनी चाहिए. सो ही विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग कि मैं परफेक्ट कैसे बनूं. वो अपनी काम पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, पर उसकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी परफेक्शनिस्ट को करने के लिए, पूरा करने के लिए अपनी. तो बेसिकली हमने समझा कि फियर, एंजाइटी और परफेक्शनिज्म ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं. और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जब हम किसी चीज़ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके. When we have no control of the situation, then also we overthink कि हम इस situation को कैसे कंट्रोल करें, मैं क्या क्या करूं. तो आप उस situation के बारे में 100 चीज़ें सोचेंगे. ऐसे कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे मैं ऐसे बोलूँगा तो ये सिचुएशन मेरी ठीक हो जाएगी, या मैं ऐसे अच्छा लगूँगा बोलते हुए, या whatever. तो जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन विच इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, कैन लीड टू ओवर थिंकिंग. ओके. कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो इंटरेस्टिंग, जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे, आप एक नमस्ते से जुड़ा हुआ केस मुझे बता रही थी. पेशेंट का एक लेडी आई मेरे पास, जो ये बोल रही थी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, पर मुझे उनको बुरा भी नहीं दिखाना है. तो मैं किस तरह से उनको नमस्ते बोलूं, किस तरह से उनके पास से गुजरूं ताकि उनको बुरा ना लगे. तो वो यही सोचती रहती है कि मैं उनको गिल्टी फील ना कराऊं, मुझे उनसे बात भी नहीं करनी, पर उनसे बुरा भी, मुझे उनको वो मेरे से बड़े हैं तो मुझे उनको नीचा भी नहीं दिखाना. तो मैं किस तरह से उनसे नमस्ते करूं, उनसे बात करूं, और मैं अपने आप भी उनको अवॉइड कर सकूं. तो ये सारा टाइम उठते बैठते यही सोचती रहती है. जब वो लोग मिलते हैं या जब उनसे मिलना होता है या पार्टी में जाना होता है, सो उससे क्या होता है कि उसका सारा दिन वेस्ट हो जाता है. एक ये, क्योंकि हम लोग ऐसा, ये केस आपने मुझे बताया तो इस दौरान ही, हालांकि इस केस में तो एग्जैक्टली नहीं, बट पीपल प्लीजिंग भी एक ट्रेट लोगों का होता है, जहाँ पे दे वांट कि जो जिससे भी वो बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो इंसान को पसंद आए, उनकी बातें पसंद आए, वो एज ए ह्यूमन बीइंग पसंद आए, दोस्त बन सके. कॉलेज में, टीनेज में ये सब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है. एग्जैक्टली. तो क्या ये भी मतलब एक तरह से ओवर थिंकिंग के फैक्टर्स में आता है? एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड. सोशल एंग्जाइटी, उसमें भी ओवर थिंकिंग चलती है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मुझे इस स्टाइल में बात करना चाहिए, अगर मैं इस स्टाइल में नहीं बात करूँगा तो वो बुरा मानेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. सो सारा टाइम बिफोर सोशलाइजेशन टीनेजर्स बेसिकली के माइंड में चलता रहता है कि मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से अच्छा लगूं, हाउ पीपल विल लाइक मी, आई शुड लुक स्मार्ट. तो वो उस बारे में भी ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं तो जब वो सिचुएशन आती है तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट सोशल सिचुएशन. इसका क्योंकि हमने ये सब तो डिस्कस किया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी सेहत पर, आपके नॉर्मल लाइफ में. जब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेके, तो क्या क्या परेशानियाँ हैं जिसे ओवर थिंकिंग ट्रिगर करती है? ओवर थिंकिंग से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है. मानसिक स्वास्थ्य से मेरा ये मानना है कि इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. सीधा की सीधा आप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होगा. मानसिक स्वास्थ्य में हम ये कह सकते हैं कि आप बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग नींद में कमी आना, रात को ना सो पाना क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, दिन भर ड्राउजी रहना, थकावट महसूस होना. आपको थकावट क्यों होती है? क्योंकि मेंटली आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी इट इज सोकिंग यू, सकिंग योर एनर्जी. तो एक ये कई बार देखा गया है कि आपको हेडेक्स हो सकती हैं, नेक पेन, बॉडी पेन, aches, they can lead to these physical problems also. Okay. और अगर देखा जाए ये it harms us also in our social relationships. हमारा जो relationships है वो भी गिरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम सारा टाइम सोचते ही रहते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते
कर पाते, हम कर नहीं पाते, हम सिर्फ सोच रहे हैं। सो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। आप तो ये हमारी ओवर थिंकिंग हमारी सोशल लाइफ पे भी हावी हो जाता है कि हम व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग वी फील इरिटेटेड, एंगर भी आता है, तो हम रिलेशनशिप में भी तनाव पड़ता है, हम उनको बहुत बुरी तरह से रिप्लाई करते हैं या खिंचाव तनाव रहता है रिलेशनशिप में। सो दैट ऑल्सो ओवर थिंकिंग हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ रिलेशनशिप। फ्रेंड्स का देख लो, माता पिता के साथ देख लो, तो ओवर थिंकिंग से हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी गिरावट आती है। एक तरह से आपके शरीर के आपकी लाइफ के जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आपके फैमिली रिलेशंस हो, आपके पर्सनल इंटीमेट रिलेशंस हो, वो सभी इम्पैक्ट होते हैं इस चीज़ के कारण। इससे हमारा वर्क लाइफ भी इम्पैक्ट होता है बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग। हम एक जगह पे अटक जाते हैं, वी गेट पैरालाइज्ड विद आवर थॉट्स, सो वी कैन नॉट मूव अहेड। तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, वी कैन नॉट, कंसंट्रेशन इन वर्क रिड्यूसेस, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज अनदर वेरी important major impact in overthinkers। वो अपने काम ठीक नहीं कर पाते, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप यू कैन नॉट मेक चॉइसेस, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये वाला चॉइस लूँ या ये करूं तो ऐसा ना हो जाए, ये करूं तो वैसा ना हो जाए। इस चक्कर में फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते हो बाय द एंड ऑफ द डे। यू आर इन अ स्पाइरल एक्चुअली, घूमते ही रहते हैं। आप एक किसी पॉइंट पे आके एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। सो दिस इफेक्ट्स योर वर्क ऑल्सो वेरी मच। और जो मेरे पास लोग आते हैं वो इन तीनों में जब फंसे होते हैं तभी आते हैं। ओवर थिंकिंग, माइनर ओवर थिंकिंग एवरीबडी कैन ओवरकम, ठीक है, वो सबके साथ होता है। जैसे आपने मुझे बताया कि कई बार एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो डरने लगी कि मैं स्कूटर में बैठूं या ना बैठूं, वो थोड़ी दिनों बाद वो डर चला गया। दैट इज नॉट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप दिन, घंटों, महीनों उसी चीज को सोचते रहते हो और उस लूप में फंस जाते हैं, उस लूप, स्पाइरल लूप में फंस जाते हो, और आगे आपकी लाइफ चल ही नहीं सकती। यू आर स्टक एट दैट पॉइंट। अंडरस्टैंडेबल। डॉक्टर, ये तो हमने बहुत ज़्यादा स्पाइरल इफेक्ट, थॉट पैरालिसिस, बहुत सारी बात कर ली। अब एग्जैक्टली इसका सल्यूशन क्या होगा? क्योंकि सारी चीज़ों का क्रक्स यही है कि हम लोग फंस रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहे हैं, चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो इसको सल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ओवर थिंकिंग से बचा सकती हैं? अगर आपको हो रही है ओवर थिंकिंग तो आप इन सारी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं इसका सल्यूशन के तौर पे। जो सबसे अच्छा सल्यूशन है, जो फर्स्ट सल्यूशन जो मेरे माइंड में आता है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ये हमें सिखाता है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। क्योंकि हम हमेशा जो भी हमारी ओवर थिंकिंग होती है या तो पास्ट प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, हम उसको सोचते रहते हैं मैंने ऐसे क्यों किया, या फ्यूचर को लेकर घबराहट रहती है, या इनसिक्योरिटी अबाउट द फ्यूचर। तो अगर हम सीख जाएं हाउ टू बी काम एंड रिलैक्स्ड इन द प्रेजेंट, देन आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो वन शुड लर्न मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस दैट विल हेल्प देम। माइंडफुलनेस में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आती हैं? यू कैन डू माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस ऑब्जर्विंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हम माइंडफुलनेस ब्रीदिंग का एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें आपको आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देना होता है। अच्छा। और सांस पे ध्यान दे के जब आपका थॉट आ रहा है उसको आराम से हटा के फिर वापस ब्रीदिंग में आना होता है। ओके। अनदर वे जो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आप स्पाइरल में हो, क्योंकि जब स्पाइरल में जाते हो आपको पता नहीं होता, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि मैं थक रहा हूँ, तो उस समय यू कैन डू वन थिंग, टेक अ आइस, होल्ड योर आइस एंड माइंडफुलनेस कैसे करना है, ऑब्जर्व द सेंसेशंस ऑफ द कोल्डनेस, हाथ में कैसा लग रहा है। तो आपका एक कट होगा
from those thoughts. Your full focus on the properties of the eyes. ओके, सो इट्स लाइक कि आप एक दूसरा मेजर सेंसेशन ट्रिगर कर रहे हैं दूसरे उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, कट ऑफ होने के लिए. ओके. दूसरा चीज़ है यू डू डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. पर वो कई बार उसमें क्या है कि आप लोग 15 बारी करेंगे, 10 बारी करेंगे, फिर आ जाएगी. आई टेल देम कि ओवर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ओवर थिंकिंग हमेशा होती है जब हम बैठे होते हैं. हम जब चल रहे होते तो नहीं होती. सो आई टेल माई क्लाइंट्स कि जब आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट गेट अप, मूव अराउंड, टॉक टू समबडी, देन एक आपका वो स्पाइरल जो है, लूप है, वो कट हो जाएगा. सो यू कैन डू दैट, लिसन टू अ गुड म्यूजिक. जो मैं एक और चीज़ बोलती हूँ जो अवॉइड करनी चाहिए, जो ओवर थिंकर्स बहुत करते हैं, टू अवॉइड ओवर थिंकिंग दे यूज़ मोबाइल, सोशल मीडिया, मोबाइल. दैट शुड नॉट बी डन, बिकॉज वो आपको उसी स्थिति में रखता है. आपको उससे कम नहीं होती, यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग. ठीक है, वो मोबाइल जैसे ही आप करोगे तो वो ओवर थिंकिंग आती जाएगी. बट मोबाइल से एक और चीज़ है, जो ओवर थिंकर्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको तंग कर रहा है उसको ही देखते रहते, गूगल करते रहते, पढ़ते रहते. सो आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, स्टे अवे फ्रॉम this mobile, googling, social media, so that they can relax. More of relaxation and meditation. There's another technique called cognitive behavior therapy. Usse what you can do is learn about maladaptive negative patterns, thinking patterns. ये क्या है? कि आपकी एक सोच, नेगेटिव सोच है. फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी सी बात को लेकर ओवर जनरलाइज कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो फाइंड आउट आपका क्या पैटर्न है जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है या फियर दे रहा है. सो थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यू कैन लर्न व्हाट योर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर, कि उन पे आप काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप सिर्फ लाइफ को राइट एंड रॉन्ग देखते हो, ग्रे मैटर्स नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 90% ही चाहिए, मेरे 85 या 82% नहीं आ सकते, 89.5 भी नहीं आ सकते. ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग मैलअडैप्टिव वे ऑफ थिंकिंग. ओके, तो वो आप ग्रे मैटर नहीं देख पा रहे. ठीक है, इट इज ओके टू गेट दिस मच ऑल्सो. देयर इज नथिंग, एक्सट्रीम्स नहीं हो सकते, या राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट नहीं है. द पर्सन डजंट सी द ग्रे शेड्स इन एनी सिचुएशन. सो उससे उसको प्रॉब्लम होती है, उससे वो ओवर थिंक करता है. सो व्हेन वी कैन find out our negative, maladaptive thought patterns or negative thoughts, we can deal with it. We can learn to deal with new pattern of thinking, positive pattern of thinking, adaptive pattern of thinking through CBT with the help of a therapist. With the help of a therapist, okay. इसके अलावा मैंने जैसे सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग योगा, मेडिटेशन में ही योगा वगैरह कुछ आसनास रिकमेंड करते हैं. तो डू यू थिंक योगा एंड वर्कआउट इज ऑल्सो गुड? एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट. Yoga and physical activity always helps because it increases your happy hormones, relaxes you. So एक routine अपना lifestyle में बना लो, routine बना लो to do regular exercise and yoga. You can do anything, yoga or gymming or running, jogging, any of these things that will help you. दूसरी जो important चीज़ जो मुझे लगती है, सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर थिंकर्स अपनी ही लाइफ में रहना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट होते रहते हैं. विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, काउंसलिंग सेशंस, दे कैन लर्न टू सोशलाइज, दे कैन स्टार्ट फ्रेश. बिकॉज व्हेन यू सोशलाइज, योर नेगेटिव थिंकिंग और योर ओवर थिंकिंग इज कर्ब्ड फॉर सम टाइम, एंड यू आर विद जॉयस पीपल हु मेक यू हैप्पी. और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल रही हूँ, जो अपने मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ,
कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फियर आ रहे हैं, जर्नलिंग करें अपने थॉट्स को. व्हेन यू डू जर्नलिंग यू गेट क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस एंड देन यू कैन वर्क ऑन देम. एक और चीज़ है, ओवर थिंकिंग मेनी टाइम्स इज बेस्ड ऑन आवर एजम्पशंस. ओके, कि अब वो एजम्पशंस कैन बी फॉल्स. So if it is not based on facts, it is only an assumption, then we can rectify that assumption and work towards a more adaptive way of thinking and leading our life. So journaling always helps us to become aware of our emotions and our thoughts. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक सोना टाइम पे, राइट? हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे लाइफस्टाइल चेंजेस. लाइफस्टाइल चेंजेस is another very very important thing. कि आप take proper diet, proper sleep and balance your work life balance. Maintain a work life balance. ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अक्सर teenagers and even adults they have disturbed sleep cycle. For example, they will be sleeping at 3-4, getting up at 1. ठीक है, सो उनका सारा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है. खाने पीने का रेगुलरली दे आर नॉट, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे काम पे जाना, ये सब चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए. लाइफस्टाइल अच्छा, टेक एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहना, नशे एडिक्शंस एंड नशे से भी दूर रहना. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्मोकिंग, इट कुड बी कैफीन, इट कुड बी एनीथिंग. आई थिंक मोबाइल वगैरह भी अब हम नशे की कैटेगरी में ही रख सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन ही है वो एक तरह का. मोबाइल सबसे बड़ी चीज़ है, मोबाइल एडिक्शन, बिकॉज वो हमें नेगेटिव विचारों की तरफ भी ले जाता है. क्योंकि जब हम गूगल करते हैं, हमें समुंदर ऑफ इंफॉर्मेशन है गूगल, तो उससे हमारा माइंड फंस जाता है. एंड ओवर थिंकिंग, उससे और तकलीफ होती है ओवर थिंकिंग थिंकर को. तो मोबाइल से दूर रहना इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ओवर थिंकर्स. ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली क्या होती है, इसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण ये ट्रिगर हो सकती है, और आप कैसे एक माइंडफुल प्रैक्टिस करके इससे बच सकते हैं, इस पर हमारी एक विस्तार से बातचीत हुई डॉक्टर आरती से. हेलो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए. आपसे मुलाकात होगी दोबारा. नमस्कार. गाड़ी चलाते हुए लिए गए एक रॉन्ग टर्न से क्या हो सकता है? आप कहेंगे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा रास्ते में कुछ और देर हो जाएगी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में 170 लाख लोगों की मौत, कई देशों की तबाही, कई साम्राज्यों का जड़ों से उखड़ना और एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ये सब कुछ हुआ सड़क पर जाती एक कार के एक रॉन्ग टर्न से. किसकी थी ये कार? कहां पर लिया गया था ये रॉन्ग टर्न? और कैसे एक टर्न बन गया पूरी दुनिया में उथल पुथल की वजह? बताएंगे एक बखत की बात के लेटेस्ट एपिसोड में आज तक रेडियो या उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं.